नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म्स पर। ये क्लास आपके लिए कॉमन होने वाली है। इसको क्लास को आप YouTube पर और एप्लीकेशन पर दोनों जगह देख पाएंगे। पर फ़र्क क्या होगा, YouTube पर जब आप इसको देखेंगे तो ये डेमो क्लास होने वाली है आपके लिए, कोर्स की डेमो क्लास। इसी तरह का कोर्स की क्लासेस आपको आगे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। पर जब आप इसको एप्लीकेशन पर देखोगे तो ये आपके लिए पेड होने वाली है। इससे आगे की भी सारी क्लासेस इसमें मिलेंगी। पूरा कंप्लीट कोर्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, खाली यूट्यूब के लिए इसको एज अ डेमो डाला जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। कोर्स का नाम है हमारा BPSC 103। नया कोर्स यहाँ से आज आपका स्टार्ट होने वाला है। कोर्स में किस बारे में हम बात करेंगे, इसमें राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में हम समझेंगे। कौन कौन से राजनीतिक सिद्धांत होते हैं, भारत के कंटेक्स्ट में यहाँ पर बात होने वाली है। कौन कौन से राजनीतिक सिद्धांत होंगे, उनकी संकल्पनाएं क्या क्या होंगी और उन पर किस तरह की क्या क्या बहस होती है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। पहला टॉपिक जो हमारा यहाँ पर है वो है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हमें बताना है। ये भी एक तरह की राजनीतिक अवधारणा है, संकल्पना है, सिद्धांत है। इसमें हम जानेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में, इसका अर्थ क्या है और इसकी अवधारणा क्या है, दोनों चीज़ें क्या क्या होती हैं उसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। धर्मनिरपेक्षता से मतलब होता है, राज्य के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। धर्मनिरपेक्षता मतलब राज्य के कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं, राज्य को किसी भी धर्म से यहाँ पर ना तो ज़्यादा लगाव रखना है, ना ज़्यादा बैर रखना है किसी भी धर्म से। मतलब ना ही दोस्ती करनी है, ना ही दुश्मनी करनी है किसी भी धर्म से। यहाँ पर सभी धर्मों को बराबर लेवल पर ट्रीट करना है। सभी के लिए अगर कुछ काम कर रहे हैं किसी धर्म के लिए, तो दूसरे के लिए भी उसी तरह से हम आगे बढ़कर काम करें, नहीं तो किसी के लिए भी कुछ भी ना करें। ये होता है यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का मतलब, जब राज्य के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। मतलब तटस्थता की बात की जाती है यहाँ पर, ना मैं इस तरफ हूँ ना मैं उस तरफ हूँ। ये आपकी क्या है हो गई, यहाँ पर छोटी सी एक डेफिनेशन हो गई, किताबी लैंग्वेज में इसको हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता क्या है, राजनीतिक और सामाजिक दर्शन है जिसमें धर्म और राज्य के बीच में क्या होता है, एक स्पष्ट अलगाव की वकालत की जाती है। अलगाव मतलब अलग अलग चीज़ों को रखा जाता है। राज्य अलग रहेगा, धर्म अलग रहेगा, दोनों को मिक्सअप नहीं किया जाएगा, जो कि आज के कंटेक्स्ट में बिल्कुल अपोजिट देखा जाता है। इसमें क्या होता है, इसका मतलब होगा सरकार को क्या करना चाहिए, यहाँ पर धार्मिक संस्थानों से स्वतंत्र रहना चाहिए, मतलब अलग रखना चाहिए अपने आप को, और सभी नागरिकों के साथ क्या करना चाहिए, यहाँ पर उनके धार्मिक विश्वासों के बावजूद उनसे समान तरीके से व्यवहार करना चाहिए। समान तरीके से व्यवहार करना चाहिए मतलब सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। उनका धर्म कुछ भी है, यहाँ पर राज्य को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर बताई जाती है। अब जो है इसकी मुख्य पहलू क्या क्या है भाई, इतना तो हमने जान ही लिया है, सारा कुछ यही है, किताबी लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है, मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुख्य पहलू कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता। राज्य की ओर से हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की, उसका प्रचार प्रसार करने की, और उसके लिए जो भी आयोजन उनके धर्म में मनते हैं या जो भी उनके त्यौहार मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनके सभी के आयोजन करने की, धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है। राज्य यहाँ पर किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा, एक्सेप्ट कोई ऐसा काम हो रहा हो जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो या जिससे समाज में किसी को भी नुकसान हो, उन कामों को छोड़कर राज्य किसी भी चीज़ पर यहाँ पर पाबंदी नहीं लगाएगा। यही चीज़ यहाँ पर दूसरे शब्दों में बताई गई है। धर्मनिरपेक्षता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने या किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता देता है। आपको जो धर्म मानना है मानो, जो धर्म नहीं मानना है मत मानो। ना तो राज्य आपसे ये कहेगा कि आपको धर्म को मानना पड़ेगा, इस वाले धर्म को या इस वाले धर्म को, ना ही राज्य आपसे ये कहेगा कि इस वाले धर्म को मत मानो, इस वाले धर्म को मत मानो। आपको धर्म के मामले में जो करना है करिए, आप स्वतंत्र हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना भी राज्य का क्या हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है। धार्मिक अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जैसे इंडिया में धार्मिक अल्पसंख्यक कौन कौन है, यहाँ पर मेजरली जो जिनको जाना जाता है धार्मिक अल्पसंख्यकों के नाम से, सबसे बड़े अल्पसंख्यक कौन है इंडिया में, मुसलमान है। फिर उसके बाद सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये 5 धर्म आ जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल इंडिया में मेजरली 6 धर्म माने जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन।
तो यहाँ पर हिंदू सबसे ज़्यादा संख्या में है, उनसे कम संख्या में जितने भी धर्म वाले हैं, बाकी पांचों धर्म यहाँ पर क्या है, माइनॉरिटी में आ जाते हैं, अल्पसंख्यकों में काउंट होते हैं। तो उनके अधिकारों की रक्षा करना, वो लोग जो भी चीज़ें मानना चाहते हैं, अपने धर्म को जैसे भी पालन करना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना। कोई दूसरे धर्म के लोग, जैसे हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा हैं हमारे देश में, हम लोग बुद्धिस्टों को, जैनियों को या सिखों को उनके धार्मिक आयोजन करने से ना रोकें, ऐसा ये सब सुनिश्चित करना क्या होता है, राज्य की यहाँ पर जिम्मेदारी होती है, राज्य का कर्म होता है ये सब। दूसरी चीज़ आती है राज्य की तटस्थता। राज्य की तटस्थता मतलब राज्य तटस्थ रहेगा, अपने बाकी के कामों को करेगा, धर्म की तरफ ध्यान देगा ही नहीं बिल्कुल भी। आपको धर्म का आयोजन करना है करिए, नहीं करना मत करिए, मैं कुछ भी स्पेशल एफर्ट उसमें नहीं लगाऊंगा। ये राज्य का काम होता है। राज्य क्या करेगा, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करेगा, प्रचार नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा किसी भी विशेष धर्म का। कोई भी धर्म हो सकता है, इसमें XYZ कुछ भी। हमने अभी 6 धर्मों की बात की इंडिया में जो है मेजरली देखने को मिलते हैं, उसके अलावा भी हालांकि पारसी वारसी भी देखने को मिलते हैं, बट मेजरली यही 6 रिलीजन है। इनमें से किसी भी धर्म की या कोई और XYZ धर्म की ना तो तरफदारी करेगा, ना समर्थन करेगा, ना ही प्रचार करेगा। ये आइडियल कंडीशन होती है धर्मनिरपेक्ष राज्य की। हालांकि कुछ कंटेक्स्ट में ऐसा देखने को नहीं मिलता है हमें। नेक्स्ट चीज़ आती है, यह सार्वजनिक संस्थानों और नीतियों में क्या करेगा, धार्मिक पूर्वाग्रहों को रोकेगा। पूर्वाग्रह मतलब मन में पहले से ही कोई एक सोच बना लेना कि इस धर्म के लोग अच्छे हैं, इस धर्म के लोग अच्छे नहीं हैं, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा। ये चीज़ क्या होती है, मन में पहले से ही एक सोच बना लेना पूर्वाग्रह होता है। अब धर्म के मामले में कोई भी पूर्वाग्रह यदि किसी के मन में बने हुए हैं, इस तरह की नीतियों को क्या करेगा, यहाँ पर सार्वजनिक संस्थानों में रोकेगा। सार्वजनिक संस्थानों में जो नीतियाँ बनती हैं, उस नीतियों में उनका फ़र्क ना है, धार्मिक पूर्वाग्रहों का फ़र्क ना है। मान लीजिए मैं अब हिंदू कम्युनिटी से हूँ, मैं जाकर किसी संस्थान में बैठता हूँ, वहाँ पर कोई नीति बनाता हूँ, मेरे पास इतनी अथॉरिटी है कि कोई नीति बनानी है मुझे किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों के लिए, या समाज में समाज के लोगों के लिए बनानी है, उसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं। अब उसमें क्या करूँगा, मैं जो नीति बनाऊँगा उसमें मेरे मन में यदि कोई पूर्वाग्रह है, उसका फ़र्क उस नीति पर ना आए, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य की होती है। यदि मैं कोई ऐसी नीति बनाता हूँ जो हिंदुओं के अलावा बाकी धार्मिक लोगों को, समाज में जो भी बाकी के धर्म के लोग रहते हों, उनको नुकसान पहुँचाए या उनको किसी भी तरह से क्षति पहुँचाए, छोटा मोटा नुकसान या बड़ा नुकसान कैसा भी, तो उस चीज़ को राज्य रोकेगा। मेरी उस नीति में या तो संशोधन करवाएगा मुझसे या किसी और से, या फिर मुझे वहाँ से हटा देगा अगर मैं बार बार वैसा काम करूँगा। तो ये राज्य की क्या होती है, ड्यूटी होती है। दूसरी चीज़ आती है कानून की समानता। कानून की समानता क्या होती है भाई, कानून के समक्ष सभी चीज़ें समान होंगी, सभी लोग समान होंगे, किसी भी धर्म के हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कानून धर्म को नहीं मानता, कानून सिर्फ लोगों को मानता है, लोगों के लिए बनाए जाते हैं, धर्म का उससे लेना देना नहीं होता। यहाँ पर ओवरऑल यही बात कही जा रही है। धर्मनिरपेक्षता क्या सुनिश्चित करती है भाई, कि कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। यदि कोई भी इंसान चोरी करता है तो वो किसी भी धर्म का हो, सबके लिए सज़ा एक बराबर होगी। मर्डर करता है उसके लिए एक बराबर सज़ा होगी। किडनैपिंग करता है या कोई भी XYZ क्राइम करता है, सबके लिए सज़ा एक बराबर होगी। या किसी के साथ कोई गलत काम होता है, किसी के साथ चोरी डकैती होती है, ठगी होती है, तो उसको भी एक ही तरह से न्याय मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका रिलीजन क्या है, उसका धर्म क्या है, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। दूसरी चीज़, धार्मिक कानूनों को नागरिक कानूनों पर प्राथमिकता देने से रोकता है। अब भाई हर धर्म के अपने अपने कुछ ना कुछ कानून होते हैं। इस्लाम के कुछ कानून हैं, सिखों के कुछ कानून हैं, हिंदुओं के कुछ कानून हैं, बुद्धिस्टों के, जैनों के, ऐसे हर धर्म के अपने अपने कुछ कानून होते हैं जो उस धर्म के मानने वाले लोगों को मानने होते हैं और अक्सर लोग उनको फॉलो भी करते हैं। जैसे सिखों में मान लीजिए बाल कटाना उनमें अलाउड नहीं होता, तो फिर भी कुछ लोग कटाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। जैसे बाल कटाना अलाउड नहीं है, पगड़ी के बिना आप बाहर नहीं जा सकते, इस तरह का कुछ कानून है। बट अगर इसी तरह का कोई भी कानून है, सिखों की बात नहीं हो रही, एक एग्जाम्पल दिया है, ये एक कानून है उनके, इसी तरह का कोई भी रिलीजन में कोई भी कानून हो जिससे क्या हो रहा हो, जो हमारे नेशनल लॉज हैं, जो नागरिक कानून हमारे बनाए हुए हैं, वो धार्मिक कानूनों से ऊपर कहीं पर दिख रहे हों,
या कुछ लोग ऐसा कर रहे हो कि नागरिक कानूनों को नहीं मानेंगे, हम धार्मिक कानूनों को मानेंगे। तो इस चीज़ को रोकना यहाँ पर राष्ट्र की जिम्मेदारी हो जाती है। राष्ट्र यानी कि राज्य की, राज्य हम अपने भारत के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सार्वजनिक स्थानों का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। सार्वजनिक स्थान है, आप किसी पार्क में जा रहे हैं, आप किसी सड़क पर चल रहे हैं, आप किसी मॉल में जा रहे हैं, या आप और भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं, वहाँ पर उसका धर्मनिरपेक्ष चरित्र होगा। वहाँ पर किसी भी धर्म के कोई भी लोग आ जा सकते हैं, कोई भी लोग वहाँ पर घूम फिर सकते हैं। वहाँ पर ऐसी कोई रोक टोक नहीं होगी, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, चाहे वो सार्वजनिक स्कूल हो। सार्वजनिक स्कूलों से मतलब कोई भी ऐसे स्कूल, प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, जो जो धार्मिक संस्थाएं नहीं चला रही होती हैं, जिनको या तो सरकार फंडिंग कर रही होती है या वो प्राइवेट फंडिंग से चल रहे होते हैं, जिसमें धार्मिक फंडिंग का कोई रोल नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है, कोई भी लोग वहाँ पर जा सकते हैं, किसी भी धर्म के लोग हों वहाँ पर आ जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है धर्मनिरपेक्षता का महत्व क्या होता है। भाई इतनी सारी कहानी जान ली, अभी भी हमें महत्व समझ नहीं आएगा। इसका महत्व ये होता है कि यहाँ पर राज्य का जो कार्य होते हैं, उसको जो कार्य करने का तरीके होते हैं, राज्य को चलाने के जो तरीके होते हैं, उनमें कहीं से कहीं तक धार्मिक बाधाएं नहीं आनी चाहिए, धर्म के आधार पर बाधाएं नहीं आनी चाहिए। आपका धर्म है, आपको मानना है, आप मानिए। हमें समाज के लिए कानून बनाना है जिस समाज में अक्सर एक धर्म से ज़्यादा धर्मों के लोग रह रहे होते हैं। मैं भी जहाँ रह रहा हूँ यहाँ पर भी 2-3 धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर सिख भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं और 1-2 जैनी भी रहते हैं यहाँ पर। तो ऐसे में अगर मेरे एरिया के लिए कोई कानून बनेगा तो खाली हिंदुओं के लिए बने या खाली मुस्लिमों के या किसी भी धर्म के लोगों के लिए बने, बाकी लोगों का नुकसान यहाँ पर होगा ही होगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का महत्व हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी कहानी हमने अब तक यही चीज़ जानी है। इसमें क्या होता है, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलता है, सहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है। सहिष्णुता मतलब हमारी सहन करने की जो शक्ति होती है। दूसरे धर्म का अगर कोई आयोजन हो रहा है तो उसको हमें गलत नज़रों से नहीं देखना चाहिए, उसका हमें विरोध नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमारे मन में थोड़ी सी सहन शक्ति, सहिष्णुता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे धर्मों में भी आयोजन कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। धार्मिक संघर्ष हो उसको रोकना है, भेदभाव हो धर्म के आधार पर उसको रोकना है, ये इसका महत्व होता है। समावेशी समाज बनाना इसका महत्व होता है। लोकतांत्रिक और समावेशी समाज बनाना इसका एक और महत्व जुड़ जाता है यहाँ पर। अब भारत में धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। भाई भारत में धर्मनिरपेक्षता हमें कैसे देखने को मिलती है? बिल्कुल पूरे तरीके से देखने को हमें मिलती है। संविधान यहाँ का जो है, भारतीय संविधान जो है हमारा, वो क्या है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर ही आधारित है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर ही बनाया गया है। किसी भी धर्म से कोई फेवर नहीं किया गया, किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहा गया है, ना ही उनके खिलाफ काम करने की कोई ऐसी बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता की हमें गारंटी देता है ये संविधान, जो कि क्या करता है, राज्य को सभी धर्मों के साथ एक बराबर व्यवहार करने के लिए यहाँ पर निर्देशित करता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होगा भाई? सर्वधर्म समभाव। ये चीज़ें आप बहुत बार सुनते होंगे, अक्सर सुनोगे आप ये चीज़ें फिल्मों में, जहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, या फिर नेताओं के भाषण में। खास तौर पे अपोजिशन के जो नेता होते हैं उनके भाषण में आप ऐसी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, जो सारी अच्छी चीज़ें जो होती हैं, अक्सर हमें अपोजिशन के लीडर्स के भाषणों में सुनने को मिलती है। क्योंकि जैसे ही वो लोग सत्ता में आते हैं वो अपने काम करने लग जाते हैं, जो भी उनकी विचारधारा के काम होते हैं। दूसरी पार्टी जैसे ही अपोजिशन में जाती है वो फिर से अच्छी बातें करने लग जाते हैं। तो इस तरह की जो अच्छी बातें हैं आप अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के मुंह से ज़्यादा सुनोगे, रूलिंग पार्टी के लीडर्स के मुंह से कम सुनोगे। और फिल्मों में तो अक्सर ये चीज़ें होती ही रहती है। सो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंक्लूड होता है। आगे के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? अधिकार और पात्रता में हमें अंतर बताना है। अधिकार क्या होते हैं और पात्रता क्या होती है? भाई अधिकार हमारे क्या होते हैं? जिन पर हमारा हक होता है। जैसे आप अपने घर में पैदा हुए हो, ठीक, आप अपनी फैमिली में पैदा हुए हो, आपकी फैमिली के ऊपर कुछ अधिकार है। आप भारत में पैदा हुए हो तो आप भारत के नागरिक हो, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आपको सीधे
सिर्फ भारत में पैदा होने भर से आपको मिल जाते हैं। आप भारतीय हो इतना काफ़ी है, आपको वो अधिकार मिल गए। ठीक है, जैसे कि मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं, इसमें आएंगे तो अब हम पढ़ेंगे वो क्या होते हैं, हमारे अधिकार होते हैं वो सारे 14 से लेकर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक हमारे सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक, वो सारे हमारे अधिकार हैं। अब बात आती है पात्रता की। पात्रता मतलब आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। मान लीजिए आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है आपकी, उसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी है भाई ग्रेजुएट होना चाहिए इंसान। अब आप ग्रेजुएट हैं तो आप उस जॉब में अप्लाई करने के लिए पात्र हैं, आप उसके पात्र हैं, नहीं तो आप उसके पात्र नहीं हैं। ठीक, वो आपकी अर्हताएं हो जाती हैं, हिंदी में कहें तो अर्हताएं हो जाती हैं। मैं लिख देता हूँ, अर्हताएं। ठीक, अर्हताएं। ठीक, अर्हताएं मतलब आप कुछ चीज़ को अर्ह कर रहे हो, आप उसके पात्र हो। ठीक, आप उसके लायक हो, सिंपल वर्ड्स में लायक कहते हैं उसको। चलिए देख लेते हैं अधिकार की परिभाषा क्या होगी। वे नैतिक या कानूनी दावे हैं जो कि क्या होते हैं, व्यक्तियों या समूहों को कुछ करने, कुछ रखने या कुछ पाने की अनुमति देते हैं। मतलब कुछ भी चीज़ आपको पानी है, कुछ भी चीज़ आपको रखनी है, कुछ भी चीज़ आपको करनी है, उसके लिए जो भी उसकी अनुमति आपको मिली हुई होती है नेचुरली, या आपके समाज से मिली है या कानून के द्वारा मिली है, वो सारी क्या है, आपके अधिकार हैं। इंडिया में कोई इंसान रहता है, इंडियन है, मैं कोई इंडियन हूँ, मैं इंडिया में कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए मेरे पास पूरा पूरा अधिकार है। मैं कुछ काम धंधा करना चाहता हूँ, कुछ नौकरी करना चाहता हूँ, मेरे पास पूरा अधिकार है। अब दूसरी चीज़ आती है पात्रता। अधिकार के बाद वाली चीज़ जो आती है वो होती है पात्रता। मेरे पास अधिकार है, इंडिया में कोई भी नौकरी करने का अधिकार है, कोई भी बिजनेस करने का अधिकार है, कहीं पर भी रहने सहने का अधिकार है। बट पात्रता आती है। अब अगर किसी मिलिट्री एरिया में मैं रहना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पात्र होना चाहिए। मतलब मेरे पास पात्रता है या नहीं, मिलिट्री में पहले मैं काम करता हूँ या नहीं, उसके लिए अगर मैं काम करता हूँ तो पात्रता है, नहीं करता हूँ तो नहीं है पात्रता, आप वहाँ पर नहीं रह सकते। ठीक, कोई जॉब करना चाहता हूँ, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मैं फुलफ़िल करता हूँ, उसकी जो मांग है वो पूरी करता हूँ, जितनी पढ़ाई उसमें मांगी है वो मैंने करी है, तो मैं उसके लिए पात्र हूँ, नहीं तो नहीं हूँ। यह फ़र्क आ जाता है अधिकार और पात्रता में। ठीक, अधिकार की प्रकृति क्या है भाई, अधिकार क्या है, अंतर्निहित होते हैं और अर्जित हो सकते हैं। इनको हम अर्जित कर सकते हैं, जो अधिकार हमारे पास नहीं है उनको भी हम अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अधिकार जैसे कि जीवन का अधिकार मौलिक माना जाता है, इसको अर्जित नहीं किया जाता। आप जिस देश में पैदा हुए हो या आप इंसान के रूप में भी पैदा हुए हो तो जीने का अधिकार तो आपको वैसे भी मिल जाता है, ये पूरे वर्ल्ड में एक समान ही होता है। ठीक, मतदान का अधिकार आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे पैदा होने से मिलता है। जैसे आप भारत के नागरिक हो, यहाँ पर पैदा हुए हो या यहाँ के नागरिक हो, तो आपको मतदान का अधिकार मिल जाता है। यहाँ पर उसके विशिष्ट मानदंड भी होते हैं कुछ कुछ, जिनको पूरा करने पर चीज़ें बदल सकती हैं। उदाहरण क्या है भाई, कानून के समक्ष समानता, ये आपका अधिकार है। शिक्षा का अधिकार ये कानून में दिया गया है, हमारे संविधान में इसकी बात की गई है, तो ये हमें वैसे ही मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है पात्रता की परिभाषा क्या होती है भाई। अभी मैंने इतना सारा आपको जो बताया, पात्रता की परिभाषा होती है हम किसी चीज़ के लायक हैं या नहीं, उसमें जो भी चीज़ें डिमांड की गई हैं वो सारी चीज़ें हम पूरी कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि अक्सर क्या होता है, लाभ, सेवाओं या अवसरों से ये चीज़ जुड़ी होती है। किसी सेवा, कोई सेवा चाहिए हमें, ठीक, उसके लिए हम पात्र हैं या नहीं। जैसे कि मान लीजिए फ्री मेडिसिन चाहिए हमें, फ्री में इलाज चाहिए, उसके लिए हम पात्र होने चाहिए। क्या क्राइटेरिया है इंडिया में फ्री मेडिसिन के लिए, फ्री इलाज के लिए? भाई आप लोग गरीब हैं तो आपको फ्री इलाज मिलेगा। यदि आप लोग अमीर हैं, एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा आपकी इनकम है, तो आपको फ्री में इलाज नहीं मिलेगा। आप इस लायक हैं कि आप पैसे दे के इलाज करा सकते हैं, तो आप वहाँ पर कराइए। आपको फ्री मेडिसिन के लिए, फ्री इलाज के लिए आप लोग पात्र नहीं हैं, निःशुल्क इलाज के लिए पात्र नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और क्या होता है, पात्रता उन विशिष्ट मानदंडों या योग्यताओं को संदर्भित करती है जो किसी चीज़ के लिए योग्य होने या ना होने के लिए बात करते हैं, योग्य होने के लिए देखी जाती है। अब इनकी प्रकृति क्या होती है भाई? प्रकृति होती है आमतौर पर
विशिष्ट नियमों या विनियमों द्वारा इसकी प्रकृति निर्धारित होती है। कुछ एक पर्टिकुलर नियम होते हैं, जैसे आप मान लो मेरे पास पढ़ रहे हो, ठीक, मैं अपनी क्लास के कुछ नियम बनाता हूँ। अगर मैं नियम बना के आप लोगों को बता दिए कि भाई इतने बजे मैं क्लास लूँगा, इतनी देर की मैं क्लास लूँगा, आपको क्लास में अपनी बुक, अपना कॉपी पेन एक लेकर आना है जिस पे आप नोट्स बनाओगे और आपको इस टाइम पर आना है। अब अगर आप वो सारी चीज़ें पूरी करते हो तो आप क्लास में बैठने के पात्र हो, नहीं तो मैं आपको कहूँगा कि आप अब क्लास में मत आइए, अगले दिन आइएगा। आज के लिए आप क्लास में बैठने के लिए पात्र नहीं हो, आपने चीज़ें फुलफ़िल नहीं की हैं, जो डिमांड मैंने की थी वो पूरी नहीं की, आप टाइम पर नहीं आए, आप आज मेरी क्लास में नहीं बैठेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको योग्य या अयोग्य बना देती हैं। इसमें अक्सर क्या चीज़ देखी जाती है, सबसे बड़ी चीज़ जो देखी जाती है, आप लोग नौकरियों को देख सकते हैं, नौकरियां निकलती हैं, आप लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, इसके बाद आप में से कई लोग कुछ बिज़नेस करेंगे, कुछ नौकरियों में जाएंगे। तो बिज़नेस वाले तो ठीक है, जो नौकरियों में जाएंगे उनके लिए जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, अक्सर आयु यहाँ पर क्राइटेरिया देखने को मिलती है। निवास भी कई जगह पर क्राइटेरिया देखने को मिलता है, हालांकि पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं होता। इससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है बस, कि आप यूपी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूपी के निवासी हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाता है, उन चीज़ों पर आप पात्र हो जाते हो। उदाहरण के लिए सरकारी सहायता के लिए पात्रता, अभी वही निःशुल्क इलाज की जो बात की थी मैंने वो चीज़। छात्रवृत्ति के लिए पात्रता, ये भी वही चीज़ आ जाती है निःशुल्क इलाज के जैसी ही। छात्रवृत्ति आपको चाहिए, या तो आपके मार्क्स एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा होने चाहिए, या फिर आप एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा आपकी फैमिली इनकम कम होगी, तब आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी। दो तरीके से यहाँ पर इंडिया में ये दी जाती है। नेक्स्ट चीज़ आती है विशिष्ट नौकरी के लिए पात्रता। ये इसी चीज़ के लिए हम इतनी देर से बात कर रहे थे, प्राइम एग्जाम्पल आपका यही होता है पात्रता का। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। आई होप आप सबको समझ आया होगा। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, इसका अगर फ्री पूरा कोर्स आप लोग चाहते हैं, ये तो लेक्चर आपके लिए फ्री था, इसी तरह के और लेक्चर जिसमें सभी टॉपिक्स को आपको डीपली समझाया जाएगा। और ये खाली 2 क्वेश्चन नहीं थे, इसमें कम से कम 4 से 5 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। ऐसे ही आपको कम से कम 9 या 10 क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेंगी। यदि आप चाहते हैं तो जाइए, 1 या 2 दिन में इसका कोर्स आपको लिस्ट दिख जाएगा, वहाँ पर लिस्ट में आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।